जय हिंद साथियों। आज फिर से एसएससी सीजीएल 2024 का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आज हम सेट नंबर 11 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें से मुख्य रूप से क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 25 तक डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो है सेट 11 समाप्त हो जाएगा और हम कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में अर्थमेटिक का बताएंगे, उसके बाद मेन रूप से ज़्यादा एडवांस रहेगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन की लंबाई को देखकर डरना नहीं है मेरे भाई, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए मैं सिंपल तरीके से इसको समझाऊंगा, अपने आप समझ में आएगा, एकदम सेट हो जाएगा जाकर। बोल रहा कि एक थैले में ड्राई सीमेंट और रेत का मिश्रण जो है ना 4:1 के अनुपात में, ठीक, तथा दूसरे थैले में ड्राई सीमेंट और बजरी का अनुपात, इस बार ड्राई सीमेंट और बजरी का अनुपात दिया है 5:2 है, ठीक। पहले थैले की अपेक्षा दूसरे में मात्रा दुगनी है। दोनों थैलों को यदि आपस में मिला दिया जाए तब उसमें ड्राई सीमेंट, रेत और बजरी का अनुपात क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा। तो देखिए सबसे पहले साथियों दो थैला है, ठीक है ना, दो थैला हम बना लेते हैं, ठीक, दो थैला ये बना लेंगे। एक में है मेरे भाई ड्राई सीमेंट प्लस रेत है, ठीक है ना, ड्राई सीमेंट प्लस रेत, और इसका अनुपात जो है मेरे भाई दिया हुआ है वो 4:1 दिया है, ठीक है ना। और दूसरे थैले में दिया हुआ है ड्राई सीमेंट और बजरी का अनुपात, ड्राई सीमेंट इस बार बजरी है, ठीक है ना, इसका अनुपात जो है 5:2 है, ठीक है ना। अब देखिए बोल रहा कि पहले थैले में दूसरे, अब पहले थैले की अपेक्षा जो दूसरे में मात्रा दुगनी है, मतलब इसमें दुगनी मात्रा है इसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें मान लेते हैं टोटल मात्रा 4 और 1 है 5 है, ठीक है ना, 5 है। अब इसमें 5 और 2 टोटल कितना है मेरे भाई, 7 है। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम हम ले लेते हैं। एलसीएम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमको सुविधा हो, कट जाए सब, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं 7 और 5 35, इन दोनों का एलसीएम 35 होगा, 35 मान लेते हैं एलसीएम है, ठीक है ना। अब बोल रहा है मान लेंगे कि पहले थैले की अपेक्षा दूसरे में मात्रा दुगनी है। यदि इसमें हम मान लेते हैं 35 होगा तो इसमें 70 हम कर सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत, क्योंकि बोल रहा दूसरे में जो है ना इसकी अपेक्षा डबल मात्रा है, तो इसमें हम 35 मान लिए और इसमें 70 हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका। तो अब देखिए 70 7 से भी कट जाता है, 5 से भी 35 कट जाता है, एलसीएम लिए इसलिए ताकि कट जाए, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि दोनों थैलों को यदि आपस में मिला दिया जाता है तो इन तीनों का अनुपात, ड्राई सीमेंट, रेत और बजरी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ड्राई सीमेंट इसमें और रेत कितना होगा, 5:35 है मेरे भाई, तो ड्राई सीमेंट कितना हो जाएगा मेरे भाई, ड्राई सीमेंट हो जाएगा इसमें 1:7, 4:28 हो जाएगा, और रेत कितना हो जाएगा, बाकी बचेगा 7 रेत हो जाएगा ना। अब दूसरे थैले में क्या होगा, ड्राई सीमेंट की मात्रा कितना होगा मेरे भाई, ड्राई सीमेंट की मात्रा ये हो जाएगा 7:70 है, 1:10, तो 5:50 हो जाएगा मेरे भाई, और बाकी बजरी बचेगा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए तीनों का मात्रा पूछा, अनुपात है, ड्राई सीमेंट रेशियो रेत रेशियो बजरी। तो ड्राई सीमेंट की मात्रा कितना होगा जब दोनों को मिलाएंगे, इसमें 28 केजी मान लेते हैं ड्राई सीमेंट हो है, और इसमें 50 केजी, तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 78 केजी ड्राई सीमेंट इसमें हो जाएगा मिक्सचर में जब मिलाएंगे दोनों को। उसके बाद रेत का है ना, तो रेत का कितना हो जाएगा 7, फिर रेशियो बजरी का अनुपात कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20 हो जाएगा। बस यही आपसे पूछ रहा था। देखिए कितना आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिए, देखने में बहुत पहाड़ लग रहा था, बड़ा क्वेश्चन, लेकिन कितना आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व किए। बस आपको भी इसी तरीके से करना होगा, हड़बड़ाना नहीं है, बस सिंपल तरीके से कूल माइंड के साथ सोचना और क्वेश्चन को निपटा देना। हम लोग का यही बेसिक फंडा है, कोई भी क्वेश्चन आए उसमें 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड टाइम दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व कीजिए, ठीक है ना, बन जाएगा। साथियों यदि पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट और शेयर कर दीजिए, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, बोट एंड स्ट्रीम का है। देखिए बोल रहा कि एक तैराक की चाल जो है ना शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के विरुद्ध लिया गया समय धारा के साथ में लिए गए समय की तिगुनी है, मतलब 3 गुना है, तो धारा की चाल क्या है आपसे ये पूछ रहा, और आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में ही बताना है, ठीक है ना।
तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, यदि मैं इस क्वेश्चन को मेरे भाई डायरेक्ट मैं इस तरीके से कर दूं, आप जानते हैं ना कि नाव की चाल को हम U से डिनोट करते हैं और धारा की चाल को हम V से डिनोट करते हैं। या तो कुछ स्टूडेंट्स को ये भी पता होगा कि X से हम डिनोट करते हैं या फिर धारा की चाल को Y से, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मन है वो कीजिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर धारा के साथ साथ चाल हो जाएगा U प्लस V हो जाएगा मेरे भाई, और धारा के विरुद्ध जो चाल U माइनस V होता है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि यदि एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के विरुद्ध लिया गया समय धारा के साथ में लिए गए समय का 3 गुना है, मतलब ये 3 गुना समय ले रहा है मेरे भाई, ये 3 गुना समय ले रहा है इसके रिस्पेक्ट में, और समय तो लेगा ही। धारा के विरुद्ध जाएंगे तो धारा के साथ जाएंगे और धारा के विरुद्ध में जाएंगे, कौन सा ज्यादा समय लेगा? जेन्युइन सी बात है, धारा के विरुद्ध जाएंगे टाइम ज्यादा लगेगा, और धारा के साथ जाएंगे कम टाइम में पहुंच जाएंगे, क्योंकि स्पीड ज्यादा बढ़ रहा है, यहाँ जुट रहा है, यहाँ घट रहा है। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट यदि लिख दूं मैं मेरे भाई, यहाँ पे 2u बराबर लिख दूं 4v, u बराबर 2v लिख दूं मेरे भाई, तो आप यहाँ शांत जल में क्या है, तैराक की चाल, यानी एक तैराक की चाल, नाव की चाल बोलिए या तैराक की ही चाल मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे u का मान दिया हुआ है मेरे भाई 15 दिया हुआ, 15 बराबर 2v, ठीक है ना। v बराबर 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है, यानी धारा की चाल जो है मेरे भाई 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कुछ लोगों के मन में सवाल होगा, ये कैसे लिख दिया डायरेक्ट, समय कुछ पता ही नहीं चला, आप समय तिगुना किए ही नहीं। मेरे भाई मैं बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट लिखने का पर्पस था आपको डिटेल में आगे समझाना, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है धारा के साथ जो लेता है ना समय मेरे भाई, समय बराबर दूरी मान लेते हैं, खास दूरी तय करता होगा, तो धारा के साथ जो है ना u प्लस v, ठीक है ना। जो धारा के विपरीत दिशा में जो तय करता है दूरी तो वही कवर करेगा, अभी फिर उधर से आए, इधर से जा रहा है धारा के साथ, फिर उधर से वापस आएगा, डिस्टेंस तो सेम रहेगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी स्पीड मतलब घटेगा, u माइनस v होगा। जो ये धारा के विरुद्ध ये टाइम लग रहा है मेरे भाई, ये 3 गुना इसका है, ठीक है ना, इसका 3 गुना लगेगा ही, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्पीड जो है घट रहा है तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ही, और यहाँ पे स्पीड जुड़ रहा है टाइम तो कम लगेगा। अब इसको असल में क्या किया गया है, देखिए दोनों को डिवाइड कर दिया गया, ठीक है ना, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो ये असल में 1/3 आता है, डिवाइड करेंगे तो u माइनस v बटे u प्लस v आता है। अब देखिए u प्लस v बराबर 3 इंटू u माइनस v आ रहा है ना, u माइनस v आ रहा है, सेम चीज आ रहा है ना मेरे भाई। बस डायरेक्ट लिखने का पर्पस ये था कि आपको कैलकुलेशन करने से बचाएं, ताकि ये समझ आए कि नहीं इतना करना जरूरत नहीं है इतने करने की, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए डायरेक्ट इसी में स्पीड में ही जो भी गुना भाग करना कर दीजिएगा, क्योंकि डिस्टेंस उस कंडीशन में सेम रहेगा, टाइम भी यहाँ पर जो भी जितना मल्टीप्लाई होता है ये टाइम तो कट ही जाएगा टी ना, तो जो भी बचेगा इसका मल्टीप्लिकेशन बचेगा 2 गुना 3 गुना 2.5 गुना, तो वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ इस क्वेश्चन में नहीं था, सिखाने का मेरा यही पर्पस था, डायरेक्ट इतना लिखने के बजाय आप इतना लिखिए, ठीक। समझ आ रहा है मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक करते जाइए, लाइक बहुत कम मिलता है मेरे भाई, मैं लिख कर देता हूँ, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है ना। तो आपका ये फर्ज बनता है, लाइक करने में कोई पैसा नहीं जाता है, आप लाइक कर दीजिए कम से कम, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई जो है चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, उस भूखंड को चारों ओर से घेरने की लागत जो है वो 26.50 रुपया प्रति मीटर की दर से टोटल 5300 रुपया खर्च आता है, ठीक है ना। तो भूखंड की लंबाई मीटर में क्या है आपसे ये पूछ रहा, तो बहुत ही अच्छा सवाल है, और देखिए इसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, और सिंपल सवाल भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछ क्या रहा, रुपये 26.50 रुपये प्रति मीटर की दर से, यानी यहाँ पर प्रति मीटर पूछ रहा, मीटर स्क्वायर नहीं पूछ रहा, ये मीटर पूछ रहा, तो हमको पेरीमीटर ही निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बोलता तो हम क्षेत्रफल निकालते, तो प्रति मीटर की दर से बोल रहा है, यानी परिमाप हमको बोल रहा है, इसे भी चारों ओर से घेरने का लागत बोल रहा है। तो एक आयताकार है, देखिए लंबाई है और चौड़ाई है, लंबाई बोल रहा है चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, यदि मेरे भाई चौड़ाई x मानते हैं, ये हो जाएगा लंबाई x प्लस 20 मीटर, ठीक है ना, मीटर में होगा, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, उस भूखंड को चारों ओर से घेरने की लागत 26.50। यहाँ डायरेक्ट आपको आपके माइंड में आना चाहिए 26.5, मतलब 53/2। 53/2 ही तो 26.5 होता है ना, तो 53/2। तो देखिए इसका परिमाप निकालेंगे, तो देखिए 2 इंटू L प्लस बी, तो x प्लस 20 प्लस x क्या हो जाएगा मेरे 2x प्लस 20। अब मेरे भाई 1 मीटर घेरने के लिए 26.5 रुपये आता है, तो इतना मीटर घेरने के लिए इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। 1 मीटर घेरने के लिए 26.5 रुपये बैठता, तो 2 इंटू एक्स प्लस 20 मीटर घेरने के लिए कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 26.50, मतलब 26.5 से, मतलब 53/2 से कर देंगे। 26.5 मतलब 26, इस तरह से लिख सकते हैं 26.5, तो 53/2 बराबर ये टोटल लागत बैठता है कितना के बराबर मेरे भाई 5300 के बराबर, ठीक है ना। अब देखिए ये दो कैंसिल हो गया ना, 53 कैंसिल 100 आया, तो 2x बराबर कितना आएगा, 20 उधर जाएगा तो 80 आ जाएगा। x बराबर कितना आएगा मेरे भाई 40 आ गया। x आपसे क्या पूछ रहा लंबाई पूछ रहा। x क्या माने चौड़ाई, तो ये चौड़ाई आ गया मेरे भाई, ये चौड़ाई आ गया और लंबाई आपसे पूछ रहा, तो लंबाई कितना हो जाएगा 40 प्लस 20 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है ना, तो टोटल कितना आ जाएगा 60 मीटर आ जाएगा मेरे भाई लंबाई, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जितना लागत कितना मीटर पर मीटर आ रहा कि पर मीटर स्क्वायर आ रहा, तो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जो है वो एरिया निकलेगा या फिर पेरीमीटर निकलेगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा मेरे भाई, बहुत ही सिंपल सवाल था, ठीक। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यदि इस क्वेश्चन का यदि आपको फार्मूला पता है, ट्रिक पता है, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, वीडियो मिल जाएगा। और इस तरीके का जितने भी केस बनता है सभी को हम बता दिए वहां पर, तो जाकर जरूर देखिए, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। यदि इसका फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो बहुत ही लेंदी चला जाएगा क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए एक आयताकार बगीचा है या पार्क है, उसमें से रास्ता जो है 3 तरफ से जा सकता है, ठीक है ना। जैसे ये आयताकार बगीचा है मेरे भाई पार्क, इसमें से रास्ता या तो बाहर के चारों तरफ जा सकता है बाहर से, या तो फिर ये आयताकार पार्क है इसके अंदर तरफ भी रास्ता जा सकता है। ये रास्ता है ना, ये रास्ता है, ठीक है ना, ये रास्ता है। या तो फिर तीसरा कंडीशन ये बनता है कि ये आयताकार पार्क है, रास्ता बीचों बीच जा सकता है दोनों, ठीक है ना, इधर जा सकता है ना बीचों बीच। तो 3 तरीके का केस बनता है, और तीनों तरीके का केस हम समझा दिए, आप जाकर देखिए, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, उसमें से ये क्वेश्चन जो है तीसरे नंबर का केस पर आधारित है, और इस क्वेश्चन को हम देखिए कितना एकदम चुटकियों में कर देंगे। इस क्वेश्चन को बोल रहा है कि परस्पर समकोण पर काटती हुई 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें, एक आयताकार पार्क जो है जिसकी माप 72 मीटर इंटू 48 मीटर है, यानी उस आयताकार पार्क की लंबाई 72 मीटर है और चौड़ाई 48 मीटर है, ठीक है ना, के बीच से गुजरती है, और प्रत्येक सड़क आयत की एक भुजा के समांतर है। पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है, ये आपसे पूछ रहा। इन फिगर को थोड़ा सा समझ लीजिए पहले। ये आयताकार पार्क है मेरे भाई, है ना, ये पार्क है जिसकी लंबाई 72 मीटर है और चौड़ाई जो है 48 मीटर है, ठीक है ना। और इस 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें हैं, दोनों एक लंबाई के समांतर गुजरती है, एक चौड़ाई के समांतर गुजरती है। ये सड़क है, ठीक है ना, 2 मीटर चौड़ी है मेरे भाई, ये 2 मीटर सड़क, ठीक है ना। और परस्पर समकोण पर काट रही है ना, देखिए परस्पर समकोण पर काटती है, 90 डिग्री पे काट रही है ना, 90 डिग्री पे। तो पूछ रहा पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, इन चारों क्षेत्रफल का योग कितना होगा, मतलब जो रास्ता है उसके अलावा जो भी क्षेत्रफल है उसका योग। तो अब देखिए क्या करेंगे, हमको रास्ते का, जब ये कंडीशन तीसरा केस में आपको बताए थे कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, रास्ते का क्षेत्रफल कब, जब बीचों बीच गुजरता हो, लिख लीजिए, जब रास्ता बीचों बीच गुजरता, रास्ता बीचों बीच गुजरता हो, बीचों बीच गुजरता हो, ठीक।
तो रास्ते का क्षेत्रफल होता है मेरे भाई x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स होता है, ठीक है ना। जहां पर x क्या होता है, रास्ते की चौड़ाई होता है, मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, गुजरता हो, ठीक, ये रास्ते की चौड़ाई होगा मेरे भाई, रास्ते की चौड़ाई, ठीक, चौड़ाई ये लिख लीजिए। अब एल जो है लंबाई होगा आयताकार बगीचे पार्क के या बगीचे की, और बी जो है चौड़ाई होगा, फिर एक्स वही हो जाएगा रास्ते की चौड़ाई। तो हमको रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आता है पहले देखते हैं। एक्स रास्ते की चौड़ाई कितना है मेरे भाई, 2 मीटर है, 2 इंटू लंबाई कितना है 72 प्लस चौड़ाई कितना 48 माइनस रास्ते की चौड़ाई 2 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, 120 माइनस 2 118, तो 118 गुने 2 करेंगे कितना आएगा मेरा 236 आएगा। अब 236 क्या मीटर स्क्वायर आया, ये रास्ते का क्षेत्रफल आया। लेकिन हमको पूछ रहा है पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, रास्ते के क्षेत्रफल को छोड़ दिया जाए बाकी के क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम टोटल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल में रास्ते का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बाकी ये सब का क्षेत्रफल बच जाएगा ना। तो यही तो आपसे पूछ रहा है ना शेष भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 72 गुने 48 माइनस ये हो जाएगा 236। अब 72 गुने 48 क्या करेंगे मेरे भाई, इसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 8 दूना 16 के 6 बाकी 1 68 56 1 57 7 दूना 8 7 चौक 28, ये हो जाएगा मेरे भाई 6 15 का 5 बाकी 1 3 3456 माइनस 236, तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। तो 3220 मेरे भाई मीटर स्क्वायर आ गया क्या पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। हमको शेष भाग के क्षेत्रफल स्पेशल इसका फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन इतना पता है जब आयताकार पार्क या बगीचे के बीचों बीच रास्ता जाएगा तो उस रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमको पता है। तो फॉर्मूला ये निकालिए रास्ते का क्षेत्रफल, उसके बाद बाकी टोटल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल में से घटा दिए, बाकी एरिया बचा हुआ उसका निकल गया, ठीक है ना। बहुत ही मजेदार सवाल है मेरे भाई, और इससे रिलेटेड 2 पॉइंट बनता है, 2 केस, वो दोनों केस जाकर देखिए प्ले लिस्ट में है, ठीक है ना। और यदि ये पसंद आया मेरे भाई बताने का तरीका तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। बोल रहा 2 गोले का आयतन जो है 8:27 के अनुपात में है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, आपसे ये पूछ रहा। तो देखिए इस क्वेश्चन को जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट सीधा ऑप्शन पर चले जाइए, उसके बाद ऑप्शन देखकर क्वेश्चन को आप सोल्व कर लीजिए। देखिए जैसे बोला 2 गोले का आयतन दिया, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर के क्यूब, R1 के क्यूब होगा, और एक होगा दूसरा 4/3 पाई R2 के क्यूब। देखिए यहाँ पर जो 4/3 पाई है ना, ये कॉमन दोनों में ही खत्म हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। जो भी डिपेंड करता है गोले का आयतन इसके रेडियस पर डिपेंड करता है। तो R1 के क्यू और R2 के क्यू का अनुपात दिया हुआ है, यानी 8:27 है। तो R1 और R2 का रेशियो यदि निकालेंगे तो सीधे यहाँ 8 के पावर ये क्यूबिक रूट निकाल लेंगे मेरे भाई, फिर कितना 27 का क्यूबिक रूट निकाल लेंगे तो कितना आएगा 2:3 आएगा। आपको इतना नहीं लिखना, इतना भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है। तो गोले का आयतन दिया है ना, तो त्रिज्या आयतन जितना दिया रहेगा त्रिज्या उसका क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो रेडियस इसका सीधे 2:3 हो जाएगा, ठीक। और क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, R1 का स्क्वायर होगा, ये भी 4 पाई यहाँ से हटा दीजिए, सीधे R1 का स्क्वायर रेशियो R2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। R1 का स्क्वायर रेशियो R2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर रेशियो 3 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 4:9 हो जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हिट करना जानिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है इसमें। साथियों एक और क्वेश्चन देखिए, बोल रहा कि एक सर्कस का तंबू जो है 5 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार और उसके ऊपर शंक्वाकार है, ठीक। उसका व्यास जो है 140 मीटर और शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 60 मीटर है, ठीक। तो तंबू को बनाने में लगे कुल कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है, वो भी मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, तब जो है क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। देखिए एक सर्कस का तंबू है, ठीक है ना, 5 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है, तो पहले 5 मीटर ऊंचाई तक ये बेलनाकार बना लेते हैं, ठीक है ना। ये बेलनाकार है 5 मीटर ऊंचाई तक, ठीक है ना। तो 5 मीटर ऊंचाई लिख देते हैं, ठीक है ना।
अब बोल रहा है कि उसके ऊपर संगवाकार है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर एक संगवाकार बना देते हैं। देखिए ये संगवाकार है, बन गया, ठीक। अब उस संगवाकार, उसका व्यास जो है ना 140 मीटर। अब देखिए संगवाकार, इस संगवाकार का ये जो बेस होगा, आधार होगा, ये सर्कुलर होगा, और सर्कुलर ये इसमें फिट बैठता होगा। जब भी आप इग्नोर कर ये चलिए कि आगे पीछे इसका जो है ना त्रिज्या है ना सेम ही होगा, मतलब इस पर फिट बैठता होगा, ये आप एज्यूम कर चलिए। तो यहाँ पर रेडियस इसका भी जो होगा वही रेडियस बेलन का होगा, जो शंकु का रेडियस होगा वो बेलन का होगा, ठीक है ना, इस पर फिट बैठ रहा। तो देखिए इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 70 मीटर हो जाएगा। व्यास 140 है तो रेडियस 70 मीटर हो जाएगा। ये रेडियस बेलन के लिए भी होगा और ये शंक्वाकार के लिए भी होगा, ठीक। अब बोल रहा है शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई 60 है। मेरे भाई ये तिर्यक ऊंचाई ये है ना, ये 60 है, ठीक है ना, 60 मीटर। तो अब देखिए हमको पूछ रहा है तंबू को बनाने में लगे कुल कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब ये तंबू बन गया सर्कस का, तो हमको ये टोटल कैनवास का क्षेत्रफल, मतलब इस पर यदि हम कोई कैनवास लगाते हैं, इस पर जो है ना, इस पर तो कितना लगेगा, टोटल क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये तो यहाँ पर देखिए ये कैनवास लगा हुआ है, ये सर्कस का तंबू है, तो ये नीचे वाला तो नीचे ही रहेगा जमीन पर, तो इस नीचे लगाने की जरूरत नहीं है। और इस पे तो रखा हुआ है, इस पे भी लगाने की जरूरत नहीं। असल में होगा क्या, शंकु का ये जो शंक्वाकार आकार है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस ये बेलन है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का जुट जाएगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इस कैनवास का क्षेत्रफल टोटल निकालने के लिए, तंबू का कैनवास क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा मेरे भाई, इस शंकु का मैं लिख देता हूं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां पर देखिए क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, पाई आर एल होता है, पाई आर एल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब यहाँ पर देखिए पाई आर कॉमन है ना, रेडियस भी दोनों का सेम ही होगा, जो रेडियस शंक्वाकार का होगा वो भी वही रेडियस जो है बेलन का होगा ना। तो पाई आर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो एल प्लस कितना बचेगा, 2 इंटू एच, 2h बचेगा। अब 22/7 इंटू रेडियस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 70 हो जाएगा, इंटू एल तिर्यक ऊंचाई कितना है शंक्वाकार का, तो 60 प्लस 2 इंटू एच, 2 इंटू एच के मान, एच किसका होगा, बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई 5 है, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ 70 ये भी हो जाएगा मेरे भाई, 60 प्लस 10 70। अब ये 10 से काट देंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 154,000 आ जाएगा। ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर ही होगा, और मीटर स्क्वायर में ही आपसे पूछ रहा है आंसर। तो आपके सामने 15,400 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल होगा इस सर्कस तंबू को, यदि हम इसके ऊपर कैनवास लगाते हैं तो, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए हम ध्यान से अपने माइंड को यूज करिए, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। क्या आपको नीचे कैनवास लगाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, क्यों लगाएंगे, नीचे तो रखा हुआ जमीन पर रहेगा ना, वो सर्कल रहेगा ना, वो तंबू। और उसके बाद क्या इसमें भी लगाने की जरूरत नहीं मेरे भाई, ये तो उसी पर रहेगा, क्यों लगाएंगे, हमको चारों बगल लगाना है ना, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल था। समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोल रहा कि वो जो है ना एक त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है, मतलब ऑर्थो सेंटर है, ठीक है ना, जिसकी परित्रिज्या मतलब ऑर्थो रेडियस जो है ना, सर्कम रेडियस, ये मेरे भाई 13 सेंटीमीटर है, ठीक। यदि बीसी बराबर 24 सेंटीमीटर और ओडी लंब जो है बीसी पर है, तो आपसे ओडी की लंबाई पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए त्रिभुज एबीसी है, इसका परिकेंद्र ओ है, ठीक है ना, लेकिन हमको नहीं पता है कि त्रिभुज एबीसी कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, या फिर कोई और त्रिभुज है। तो हम सबसे पहले एक सिंपल त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है ना, ट्रायंगल बना लेते हैं, ये मान लेते हैं एबीसी है, ठीक है ना, एबीसी है, ठीक। बीसी की लंबाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है मेरे भाई, और जो है ओ है इस त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र। एबीसी का परिकेंद्र मान लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट ओ होगा, तो ओ होगा, तो इन तीनों के एंगल से मिलाएंगे मेरे भाई, ये तीनों एंगल से मिलाएंगे हम लाइन है, ठीक है ना, और इस
लाइन को हम रेडियस मान के एक सर्किल खींचेंगे तो वो सर्किल जो होगा जो है सरकम सर्किल होगा, ठीक है ना, बाह्य वृत्त जिसको हम बोलेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ओडी लंब जो है ना वो बीसी पर बोल रहा है। ओडी लंब मेरे भाई ये बीसी पर है, ठीक है ना, ये लंब है बीसी पर। अब देखिए यहाँ पर आपको ये क्या हो जाएगा, सरकम रेडियस हो जाएगा, ओए ओबी और ओसी बराबर होगा। ये मेरे भाई ये होगा ना सर्किल, बायवृत्त होगा ना, तो रेडियस सभी का बराबर होगा। तो ये 13 है, ये भी 13 है, परित्रिज्या दिया हुआ ये भी 13 है। अब हमको चाहिए क्या मेरे भाई, ओडी की लंबाई पूछ रहा है। ओडी की लंबाई चाहिए हमको, लेकिन मेरे पास सिर्फ बीसी की लंबाई है। बीडी की लंबाई निकल जाए तो हम ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए कैसे निकलेगा बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए त्रिभुज BOC में हम देखते हैं दो त्रिभुज है, त्रिभुज BDO है और त्रिभुज CDO है। ये दोनों त्रिभुज देखिए हम क्या करेंगे, ये भुजा OB भुजा बराबर है और OC भी भुजा बराबर है ना, और ये एंगल 90 डिग्री है इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में भी ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये थीटा होगा, ये भी थीटा हो जाएगा, दोनों एंगल सेम होगा ना, क्योंकि दोनों की लंबाई सेम है, 13 है ये भी 13, तो और ये परपेंडिकुलर है और ये 90 डिग्री है, तीसरा तो अपने आप होगा, तो ये और ये फिर एंगल ये भी बराबर हो जाएगा ना। तो ये दोनों त्रिभुज मेरे भाई त्रिभुज ODB और त्रिभुज ODC सर्वांगसम हो जाएगा। तो आप देखिए सर्वांगसम जितना BD होगा उतना DC हो जाएगा ना सर्वांगसम में। तो ये 24 टोटल है, तो ये 12 होगा, तो ये 12 ये भी हो जाएगा DC 12। तो आपसे पूछ क्या रहा, OD की लंबाई, OD बराबर कितना हो जाएगा, ये 13 है, ये 12 है, ये 90 डिग्री है ना, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो OD बराबर मेरे भाई 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना, कुछ करना नहीं था, बस इसमें सिमिलरिटी यानी सर्वांगसम प्रूव करना था, उसके बाद क्वेश्चन को निपटा देना था। बहुत ही सिंपल सवाल था, लेकिन ध्यान रखना है कि जो सरकम रेडियस बनता है वो इस जो है एंगल ABC को मिलाने से बनेगा, उसके बाद फिर बना देना, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए ट्रिगोनोमेट्री का, ये बहुत ही पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन, आपसे दे दिया जाएगा प्लस में और माइनस में आपसे मान पूछेगा क्या होगा। तो सबसे इसका बहुत सारा तरीका है करने का, लेकिन जो सबसे इजी मेथड है मैं वो बताऊंगा, ठीक है ना। यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 17/13 है और थीटा जो है मेरे भाई वो 0 से 90 डिग्री के बीच लाई करता है, ठीक है ना, तो आपसे पूछ रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए पूछ क्या रहा असल में आपसे पूछ रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या होगा। तो इसके बराबर हम यदि के मान लेते हैं तो के का जो मान आएगा वो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान आ जाएगा, क्योंकि इसके बराबर के मान है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करते हैं मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर के स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये आ गया, ठीक। अब इसका काम तमाम हम करते हैं, इसको आगे करते हैं, इसको क्या करेंगे, इसको भी स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये भी होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होगा ना, बराबर 289/169, ठीक है ना, 169। अब देखिए क्या ये 2 आ गया, अब क्या करेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमको साइन थीटा इंटू कोस थीटा से कोई मतलब नहीं, इसको हटाना ही उचित है। तो ये दोनों को हम जोड़ेंगे मेरे भाई, तो -2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 कितना होगा 2 बराबर के स्क्वायर प्लस 289/169 आ जाएगा, आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 माइनस 289/169 आएगा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 18 के 8 22 33 माइनस 289/169, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 49/169 आएगा, ठीक है ना, के स्क्वायर बराबर, तो के बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 60/13। ऑप्शन क्या चीज में है, ये 7/13, हाँ यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 7/13। के किसके बराबर माने थे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा के बराबर, तो यही आप लिख सकते हैं, चाहे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा जो कि के माने, तो आपके सामने आ गया 7/13, ठीक है ना। यही सबसे बेस्ट मेथड है और इजी मेथड है और भूलने वाला नहीं है, ठीक है ना, तो ये याद रखिए।
साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा कि भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक मकान के शीर्ष का तथा उस पर स्थित एक चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण दिया हुआ है क्रमशः x डिग्री तथा 45 डिग्री है। ठीक, तो मकान की ऊंचाई दिया हुआ है h मीटर, चिमनी की ऊंचाई आपसे पूछ रहा क्या होगा, और आंसर जो है आपको 10 और कोट के फॉर्म में देना है, h10 और कोट h कोट के फॉर्म में देना। ठीक है ना, आपके सामने ऑप्शन दे दिए, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त, सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उसका फिगर ड्रॉ करें। ठीक है ना, यदि आप फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो 90% क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, बाकी कैलकुलेशन आपके हाथ में है। ठीक, तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे इस क्वेश्चन का। बोल रहा भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक मकान के शीर्ष, तो भूमि पर मान लेते ये मकान है, ठीक है ना, इसके शीर्ष से भूमि पर एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ से इस मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण है मेरे भाई, वो कितना डिग्री है, बोल रहा है x डिग्री, और जो है इस पर स्थित एक चिमनी है, इस मकान पर बोल रहा है मकान के शीर्ष तथा उस पर स्थित एक चिमनी, इस पर एक चिमनी स्थित है। ठीक है ना, तो मान लेते हैं ये चिमनी ये है, ठीक है ना, इसकी ऊंचाई कुछ और है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, और इसके बीच का एंगल जो है ना वो 45 डिग्री है, ये x डिग्री है तो ये जो है 45 डिग्री है टोटल। ठीक है ना, तो आपसे पूछ रहा और दिया हुआ मकान की ऊंचाई h मीटर है, ये h मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, तो आपसे इसकी ऊंचाई पूछ रहा क्या होगा। ठीक है ना, इसकी ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक यानी चिमनी की ऊंचाई। ठीक, तो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखिए क्या करेंगे हम, यदि हम 10x बराबर निकालते हैं इस छोटा वाला त्रिभुज में, मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है ना, ABC और ये D देता है, ठीक है, त्रिभुज DBC में निकालते हैं 10x बराबर क्या होगा मेरे भाई, 10x बराबर लंब बटे आधार होगा h बटे BC, ठीक है ना, h बटे BC। ठीक, अब इतना रहने देते हैं। अब जो है इस बड़े वाले त्रिभुज ABC में निकालते हैं 1045 डिग्री, 1045 डिग्री का मतलब कितना होता है 1 होता है, बराबर लंब बटे आधार, यानी टोटल ऊंचाई होगा h प्लस ये कैपिटल H प्लस ये स्मॉल h, तो हम मान लिए h प्लस h बटे BC हो जाएगा BC। अब ये देखिए 1 हो जाएगा 1045 का मान, तो 1 होगा, ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये BC हो जाएगा, BC बराबर h प्लस h, ये कैपिटल H क्या है, चिमनी की ऊंचाई, यही पूछा आपको निकालना है, कैपिटल H बराबर। तो अब क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी यदि हम BC बराबर लिख देते हैं h कोट h बाई 10x होगा, तो h बाई 10x को क्या कोट x लिख सकते हैं, h कोट x डिग्री, ठीक है ना, BC बराबर, अब BC बराबर ये भी आ गया, तो दोनों को बराबर कर देते हैं एक दूसरे को, तो क्या हो जाएगा h कोट x डिग्री बराबर h प्लस h होगा। ठीक है ना, तो आपसे पूछ क्या रहा है, चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई कैपिटल H माने है ना, ये है ना चिमनी, इस मकान पर चिमनी है स्थित ना AD, तो H बराबर कैपिटल H बराबर हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा h कोट x डिग्री माइनस h, क्या ऑप्शन ये दिया हुआ है, h कोट x माइनस h कोट x माइनस h, हाँ ऑप्शन बी दिया हुआ है मेरे भाई, ठीक है ना, ऑप्शन बी मिल गया, जो कि चिमनी की ऊंचाई होगी। ठीक है ना, और यही आपसे पूछ रहा था, कितना सिंपल सवाल था, बस इतना हम किए कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए, डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 1 है, ये टोटल 1 हो जाएगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक, साथियों एक और क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा का है। देखिए ये नॉर्मल क्वेश्चन जो है ना नहीं है, जब क्या नॉर्मल क्वेश्चन आता है वो बताऊंगा। यदि a बराबर 2.361, b बराबर 3.263 तथा c बराबर 5.624 दिया है, तो आपसे पूछ रहा है a क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3abc के मान क्या होंगे। इस बार ऑप्शन आपके सामने दे दिए हैं, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, और ऑप्शन 5 ऑप्शन है, देखिए कौन होगा, इसका आंसर बताइए। हम लोग ने अभी तक क्या सीखा मेरे भाई, ए क्यू, जब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए,
इतना सीखे हैं। तो हम लोग को क्या बताया जाता है कि जब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc कब होगा, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। कैसे होता है यहाँ नहीं बताया जाता। देखो ए प्लस बी प्लस सी जब 0 हो जाएगा मेरे भाई, तो ये टोटल 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो यही 3abc राइट साइड चला जाता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर बोल दिया जाता है, 3abc हो जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या देखिए, ए प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा, इन तीनों को जोड़िए, क्या 0 आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैं जो तरीका अभी बताने वाला हूँ ना, पसंद आया तो वीडियो शेयर कर देना। देखिए किसी भी तरीके का क्वेश्चन घुमा कर दे, आपको फाइनली देखना क्या है मेरे भाई, ए बी सी का साइन देखना है, ठीक समझे ना, ए बी सी का टर्म देखना है, क्या चीज में, प्लस में या माइनस में। जो प्लस में रहेगा उसको जोड़ देना, जो माइनस में रहेगा उसको घटा देना, बाकी भाड़ में जाए, कुछ भूल जाना दुनियादारी, ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए यहाँ प्लस में है, तो ए को हम पहले जोड़ेंगे, तो यहाँ 2.361, फिर बी प्लस में है मेरे भाई, फिर बी को जोड़ेंगे, बी का मान कितना 3.263। अब सी का साइन क्या है, माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस सी को हम घटा देंगे, ठीक है ना, -5.2624। क्या अब ये तीनों को जोड़ने के बाद मेरे भाई 0 आ रहा, तो बोलिएगा हाँ 0 आ रहा। अब जोड़िए, देखिए ये भी दोनों जोड़ेंगे 5.624 आएगा, तो दोनों खत्म हो जाएगा, 0 आ रहा। अब जब ये 0 आ रहा है, यानी इतना छोड़ के कहने के बजाय यही चीज 0 आ रहा है, ए प्लस बी माइनस सी 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये 0 आ रहा है मेरे भाई, ये 0 आ रहा है, तो ये टोटल पार्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ माइनस है तो कोई बात नहीं, माइनस लिख देंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये 0 होगा, टोटल 0 हो जाएगा। तो आपसे यही पूछ रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3abc बराबर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। समझ में आया, नहीं आया फिर एक बार बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, असल में यहाँ पर ए बी हो जाएगा, असल में ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस बी सी माइनस सी है, बाकी सब ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखना है ए बी सी का क्यूब जो है साइन में क्या है, जो प्लस है उसको जोड़ देना, जो माइनस है उसको घटा देना, उसके बाद इन दोनों को जोड़ना है, घटाना है, जो भी यहाँ साइन रहेगा। देखिएगा 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है, टोटल पार्ट ये 0 आ जाएगा। तो उसके बाद फिर ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3abc बराबर 0 है, 0 इंटू समथिंग 0, तो 0 ही हो जाएगा, यही तो पूछ रहा मान, तो 0 आ जाएगा ना। बस ऐसा क्वेश्चन आए या किसी भी तरीके के आए, बस फाइनली ये 3 टर्म पर ध्यान देना है, ठीक है ना, उसके बाद कर देना है। साथियों एक और क्वेश्चन है अलजेब्रा का। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन करने का बहुत सारा मेथड है, लेकिन जो मैं मेथड बताने वाला हूँ वो बहुत ही सुटेबल और इजी मेथड है, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कुछ समझ नहीं आया ना, कोई फार्मूला आपको लगे टफ है यूज करना, तो कुछ नहीं कीजिए, उस क्वेश्चन में जितना भी अननोन चीज है उस सभी को में वैल्यू पुट कर दीजिए, जो मन करे। और लेकिन ऐसा वैल्यू पुट कीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा 0 ना आए, ठीक है ना। 0 बहुत ही खराब नंबर है, तो 0 आप लाने का कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव में जब भी लाने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर देखिए आप चाहें तो ए क्यू माइनस बी क्यू का भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। उसके बाद इस 2 टर्म एक बार ले लीजिए, उसके बाद 2 टर्म ये ले लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन वो भी मेथड हम बिल्कुल भी वो मेथड फॉलो नहीं करेंगे। हम जो मेथड बता रहे हैं क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड को मेरे भाई कोई ऐसा वैल्यू पुट करेंगे एक्स वाई जेड के जगह, ताकि हमको क्वेश्चन में है ना बनाने में आसानी हो, ठीक है ना। और उसके बाद फाइनली इस ऑप्शन में हम वो वैल्यू डाल देंगे, ठीक है ना, एक्स वाई जेड सेम वैल्यू। तो देखिए एक्स वाई जेड तीनों में हम यदि 1 1 बैठाते हैं, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1 बैठाते हैं मेरे भाई, क्योंकि 0 नहीं आता है फिर, ठीक है ना, पॉजिटिव में ही आ रहा। तो देखिए 1 + 1 + 1, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, माइनस यहाँ पे क्या होगा 1 + 1 - 1, तो बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पे 1 1 कैंसिल, 1 बचेगा, तो 1 के क्यूब 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिर 1 का क्यूब हो जाएगा, 1 ही बचेगा, बचेगा ना, फिर माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा मेरे भाई, यहाँ भी 1 ही बचेगा, तो कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1 1 3, तो कितना 24 आएगा, 24 आ रहा है ना मेरे भाई। क्या ऑप्शन में कोई एक्स वाई जेड का मान 1 1 बैठाने पर 24 आ रहा है? तो देखिए 12 × 1 × 1 × 1 12 आ रहा है, बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये तो गलत होगा, ये 0 तो सवाल ही नहीं बनता है।
क्या 36 होगा? बिल्कुल भी 36 नहीं होगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 इंटू वन इंटू वन इंटू वन हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कितना मजेदार सवाल था और कितना इजी तरीके से हम बता दिए। ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं करना, उतना लंबा में नहीं जाना। जैसा देश वैसा भेष, ठीक है ना। जैसा क्वेश्चन देखिए वैसा रिएक्ट कीजिए और फाइनली क्वेश्चन बना दीजिए, ठीक। समझ आया है मेथड तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। साथियों एक और क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है सेट नंबर 11 का। और जो भी हमारे भाई हमारे चैनल पर नए हैं उनसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है कि दो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्याओं में जो है 1:2 का अनुपात है, ठीक है ना। तथा उसके प्रत्येक आंतरिक कोण के बीच 2:3 का अनुपात है, ठीक। तो उन बहुभुजों की भुजाओं की संख्या क्या है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मेरे भाई देख लीजिए क्वेश्चन किस पैटर्न पर आधारित है। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या कीजिए, डायरेक्ट आप ऑप्शन पर जाइए। ऑप्शन एग्जाम हॉल में दिया रहेगा जहां भी दे रहे हैं, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम सेटिस्फाई कराने का कोशिश करते हैं कि दो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्याओं में 1:2 का अनुपात। देखते हैं ऑप्शन में 1:2 का अनुपात है तो सभी में दिख रहा मेरे भाई 1:2 का अनुपात सब में दिख रहा। यहाँ से तो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप बोल रहा हूँ उसके प्रत्येक आंतरिक कोण के बीच 2:3 का अनुपात है। तो प्रत्येक आंतरिक कोण का के बीच जो है देखते हैं 2:3 किस में आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है ना, प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होता है n-2 गुने 180 डिग्री बटे n होता है ना। उसके बाद फिर n1 यहाँ रख लेते हैं क्योंकि दो सम बहुभुज है ना, तो एक बार n1 ले लेते हैं, एक बार n2 ले लेंगे। n2-2 गुने 180 डिग्री बटे n2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो n1 के जगह एक बार 6 रखेंगे, n2 के जगह 12 रखेंगे और दोनों का रेशियो देखें 2:3 आ रहा है, ये नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखिए 180 कैंसिल हो जाएगा। तो सीधे हम n1-2 बटे n1 फिर उसके बाद n2-2 बटे n2 बैठाएंगे, ठीक है ना। n1 की जगह यहाँ 6 बैठाएंगे, 6-2 कितना होगा मेरे भाई 4 बटे n1 कितना आएगा 6 आ जाएगा बटे n2 कितना है मेरे भाई 12 है। दूसरा भुजा कितना है 12, तो 12-2 कितना होगा 10 बटे कितना हो जाएगा 12 ही हो जाएगा n2। अब ऊपर करेंगे 12/10 हो जाएगा इसको, ठीक है ना। डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 ये 5, तो कितना आ रहा है मेरे भाई 4:5। क्या 4:5 आंतरिक और कोनों के बीच का अनुपात 4:5 है? नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी अब सेटिस्फाई कराते हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा, फिर n1-2 n1 की जगह 5 रखेंगे, 5-2 कितना आएगा 3 बटे फिर नीचे 5 आ जाएगा वही इंटू। अब डायरेक्ट n2 ऊपर कर देते हैं, ठीक है ना। n2 कितना आएगा 10 बटे 10-2 8 आ रहा, ठीक है ना। 2 चौका 8 कितना आ रहा 3:4। क्या 3:4 है आंतरिक कोणों के बीच का अनुपात? बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऑप्शन सी देखते हैं सेटिस्फाई कराकर। तो सीधा अब क्या करेंगे ऑप्शन सी, फिर n1-2 ये भी करेंगे तो 4-2 होगा 2 बटे 4 हो जाएगा n1 की जगह इंटू फिर n2 ऊपर कर देते हैं। n2 कितना होगा 8 बटे कितना होगा 8-2 6। देखते हैं कितना आ रहा 2 3, तो कितना आ रहा है मेरे भाई 2:3। क्या ये है आंतरिक कोण के बीच का अनुपात 2:3 है मेरे भाई? सेटिस्फाई कर रहा तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चौथा तो देखेंगे ही नहीं, ठीक है ना, होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये इसका अप्रोच है, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आए तो ऐसा अप्रोच लगाइए, ठीक है ना, मेरा सजेशन है। बाकी आप फार्मूला से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं लेकिन टाइम थोड़ा लग जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं साथियों आज की क्लास में जितना सेट नंबर 11 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं सभी के सभी समझ आया होगा। यदि समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दो और उसके बाद शेयर कर दीजिए हमारे स्टडी ग्रुप में जो भी आप जुड़े हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है मेरे भाई, इतना तो फर्ज बनता है। देखिए पसीना होकर आपको हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए ताकि कुछ भी बेनिफिट हो मेरे भाई। विश्वास कीजिए हर एक क्वेश्चन में चुन कर देता हूँ, सबके मायने हैं, ठीक है ना। सब अपने आप में यूनिक है, इससे ज़्यादा हाई लेवल का सीजीएल में पूछेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आप 25 में 25 कर आइए, मेरा ये मतलब है कि आशा है कि आप करके आइएगा, ठीक है ना। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक अच्छा क्वेश्चन लेकर,
ठीक है ना। और हमारे साथ जुड़े रहिए शुरू से लेकर अंत तक। और ये मैथ के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, हर एक चीज़ आपको मैं दूंगा, ठीक है ना। और धीरे धीरे कंटेंट भी तैयार कर रहा हूँ, जैसे कोई खास एक टाइप का क्वेश्चन होता है उसको मैं ला रहा हूँ, ठीक है ना। फिर CHS से कल आऊँगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।